अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौसम फखर में खुश आमदीद। अहम सुराग मिल गए, बहुत सारे राब्तों के ना सिर्फ राज फाश हो गए बल्कि ये बात भी सामने आ गई कि जनाब ये जो खेल खेला जा रहा है ये कौन खेल रहा है और इसके पीछे एजेंडा क्या है। एक मोबाइल फ़ोन के फोरेंसिक रिपोर्ट ने सारे के सारे पर्दों को ना सिर्फ फाश कर दिया है बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वो शख्सियत जिसका मोबाइल फ़ोन को लिया गया था फोरेंसिक टेस्ट के लिए, वहाँ पर उनकी तरफ से मोबाइल फ़ोन के अंदर जो एक एप्लीकेशन होती है व्हाट्सएप, उसको डिलीट करना भी काम नहीं आया। और इसी रिपोर्ट के अंदर इस बात का भी इंकशाफ हुआ कि जनाब एक और कोई गैंग ऑफ 4 है जो इस वक्त सरगर्म अमल है और इस गैंग ऑफ 4 की जो सरबराही है वो साबिक जो है लेफ्टिनेंट जनरल और साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब कर रहे हैं। वो अभी तक सरगर्म अमल हैं। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि मैं ये क्या आपसे पहेलियाँ भिजवा रहा हूँ, ये कौन सा फोरेंसिक था, ये किसका मोबाइल था, ये मोबाइल क्यों लिया गया, इसमें से ये जो डाटा हासिल किया गया इसके अगराज़ व मकासद क्या थे, ये गैंग ऑफ 4 में कौन कौन शामिल है, ये गैंग ऑफ 4 अभी तक इतना ज़्यादा मुतहर्रक क्यों हुआ है, इस गैंग ऑफ 4 का हकीकी मानों में एजेंडा क्या है और ये अपने लिए कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हासिल करना चाहता है। फिर ये जो राब्ते हैं, ये जो खेल है, ये जो घिनौना खेल है, इसका पर्दा किस तरीके से फाश हुआ, कौन कैसे खेल रहा है, कौन डोरियां हिला रहा है, सब कुछ सामने आ गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको मालूम है अब से कुछ दिन पहले जो है लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था और रात को 1 बजे पुलिस ने उनके घर पे छापा मारा और उनको हिरासत में ले लिया और उसके बाद उनके ऊपर एक केस को रजिस्टर किया गया जिस पर उनको कुछ जो है वो जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसी दौरान जनरल अमजद शुएब साहब का मोबाइल फ़ोन है उसको कब्ज़े में लिया गया और उसका फोरेंसिक कराया गया। इस फोरेंसिक के अंदर कुछ अजीबो गरीब किस्म के इंकशाफात सामने आए, ख़ास तौर पर यह कि गिरफ्तारी के वक्त जनरल अमजद शुएब साहब की तरफ से फौरी तौर पर अपने व्हाट्सएप एप्लीकेशन को डिलीट किया गया और व्हाट्सएप एप्लीकेशन को डिलीट करने के बाद मोबाइल फ़ोन जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले किया गया। अब जो मेरे सामने इस हवाले से जो इन्फॉर्मेशन आई है वो बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाली है क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन के अंदर ये बात सामने आई है कि जनरल अमजद शुएब साहब के राब्ते किस किस के साथ थे। उनकी यानी जनरल अमजद शुएब साहब की भी डोरियां हिलाई जा रही थी और बुनियादी तौर पर जनरल अमजद शुएब साहब जो है ये भी प्रोजेक्ट इमरान का हिस्सा रहे हैं और बड़े शद्दोमद के ज़रिए ये जो है नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, मरीम नवाज, शहबाज शरीफ साहब, ये तमाम जो उस वक्त की अपोजिशन थी उनको टफ़ टाइम देने में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार था। लेकिन जब इनके तमाम तर मंसूबे नाकाम हो गए तब भी इन्होंने अपना एक जो है यूट्यूब चैनल शुरू किया और वहाँ से भी प्रोपेगेंडे का आगाज़ किया। इनका जो मोबाइल फ़ोन मिला है उसके अंदर इस बारे में इतलात मिली हैं कि जनाब ये जो जनरल अमजद शुएब साहब थे इनके सबसे ज़्यादा राब्ते इस दौरान जो हुए हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब के साथ हुए हैं। ना सिर्फ जनरल फैज़ बल्कि जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब भी इनके साथ फ्रीक्वेंटली राब्ते में मौजूद थे। उसके साथ साथ मेजर जनरल एजाज ये भी अमजद शुएब साहब के साथ राब्ते में थे और अभी रिसेंटली जो इस्लामाबाद के अंदर जो एक शख्सियत बहुत ही ज़्यादा मानी जाती थी जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ये ऐसे कर्नल साहब हैं जो अक्सरियत को अक़लियत में बदल देते हैं और पार्लियामेंट को कंट्रोल करना और अदालतों को कंट्रोल करना इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। और जब सेनेट के अंदर इलेक्शन हुए थे तो इन्हीं की करिश्मा साज शख्सियत ने वहाँ पर जो कैमरे थे जो सेनेट बिल्डिंग है वहाँ पर लगाए थे और उसके साथ साथ ये जो 7 वोटों की अक्सरियत को अक़लियत के अंदर तब्दील करना भी इन्हीं का करिश्मा था, यानी कर्नल लियाकत साहब। कर्नल लियाकत साहब के साथ भी जो है वो जनरल अमजद शुएब साहब के राब्तों का इंकशाफ हुआ है और फोरेंसिक रिपोर्ट के अंदर ये बात भी सामने आई है कि जनाब ये जो राब्ते थे ये सादा राब्ते नहीं थे। यहाँ से बाज़ाब्ता तौर पर जो एजेंडा सेटिंग थी वो की जाती थी और फिर ये एजेंडा सेटिंग आगे बढ़ाई जाती थी, यानी ये यहाँ से ये चीज़ें चलती थी। अमजद शुएब साहब इसके अंदर कुछ रोल प्ले करते थे, उसके बाद ये चीज़ें आगे जाती थी। फिर जो इस वक्त एक जर्नलिस्टिक जो लोग जर्नलिस्टों का लिबादा ओढ़े फिर रहे हैं जिसमें मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब भी शामिल हैं
جو برطانیہ میں بیٹھ کر اس وقت بہت بڑے حریت پسند بنے ہوئے ہیں اور ہر روز بے پر کی اڑاتے رہتے ہیں. بلکہ بھی ریسنٹلی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل جو ہے عاصم منیر صاحب ان پر بہت ہی زیادہ رقیق قسم کے الزام لگائے ہیں اور ان پر جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسی باتیں ان کے حوالے سے کی گئی ہیں جو کسی بھی طور پر جو ہے وہ درست بھی نہیں ہے اور صرف الزام تراشی کرنے کے زمرے میں آتی ہیں, کیونکہ یہ بھی ایجنڈا سیٹنگ ہے. اور یہ جو ایجنڈا سیٹنگ ہے یہ آپ ان کے وی لاگز کے اندر دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پر بھی ان کا ٹارگٹ ایک جانب ڈی جی ایس آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب ہیں اور سب سے بڑا ٹارگٹ ان کا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب ہے, اور یہ بات اب آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے ایجنڈے کو آگے لے کے جانے کے لیے عمران خان صاحب کی خواہشات کی تکمیل کے لیے پروجیکٹ عمران خان کو ہر صورت کامیاب کرنے کے لیے کچھ اور کردار بھی ہیں, جن میں عمران ریاض خان صاحب شامل ہیں, جن میں حیدر مہدی صاحب شامل ہیں, جس میں شاہین صہبائی صاحب شامل ہیں, جمیل فاروقی صاحب شامل ہیں, سمیع ابراہیم صاحب شامل ہیں. یہ وہ تمام کردار ہیں جو یہ جو 4 گینگ آف 4 تھا, یہاں سے جو ایجنڈا سیٹنگز کی جاتی تھیں وہ آگے ان تک پہنچائی جاتی تھیں. اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ انوالو نہیں ہے, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی اس کے اندر انوالو ہے, اور یہ مل جل کر جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروپیگنڈا یا 5th جنریشن وارفیئر جو ہے اس کو چلانے کے لیے یہ اپنا ایجنڈا سیٹس کرتے تھے. ڈیلی بیسس پر ان کے رابطے ہوتے تھے اور پھر اس کے بعد یہ چیزوں کو آگے بلو اپ کرتے تھے, اور پھر پی ٹی آئی کا جو آفیشیل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے وہ اس ایجنڈے کو آگے پھیلاتا تھا, آگے بڑھاتا تھا, لوگوں کے اندر جو ہے اور خاص طور پر ہمارے جو نوجوان ہیں ان تک یہ تمام چیزوں کو پھیلا کر ان کی ایک جو ہے وہ ذہن سازی کی جاتی تھی. اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ان کے ساتھ شامل رہے ہیں اس سارے مشاورتی عمل میں, اس میں اسد عمر صاحب ہیں, علی زیدی صاحب ہیں, فروخ حبیب صاحب ہیں, فواد چودھری صاحب ہیں, عثمان ڈار صاحب ہیں, زرتاج گل ہیں, شبلی فراز ہیں اور غلام سرور خان صاحب شامل ہیں. اب یہ کہانی یہاں تک ختم نہیں ہوتی, کیونکہ اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں سامنے آتی ہیں اور یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جناب یہ جو بنیادی طور پر ایجنڈا ہے یہ صرف اور صرف اس کا مقصد ایک جانب موجودہ حکومت کو ٹارگٹ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی عدم استحکام کو برقرار رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے سیاسی عدم استحکام ختم ہو جائے, اور چونکہ آپ نے ادارے کی چادر سر پہ اڑی ہوئی ہے, آپ نے وہ غلاف لگایا ہوا ہے, آپ نے وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ یونیفارم جو آپ نے پہن رکھا تھا وہ آپ اس کے لیے اپنے لیے ایک ڈیفنس شیلڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں. جب کوئی چیز آپ کے بارے میں آتی ہے, مثلا یہ جو ان کے خلاف ایف آئی اے کے کیسز کی جو ڈیٹیلز میرے سامنے آئی ہیں وہ بھی چونکا دینے والی ہیں کہ یہ صرف امجد شعیب صاحب کے اوپر 2 ستمبر 22 کو لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی میں ایک ریٹ پٹیشن تھی, اس کے بعد پھر ایک اور تھی 9 سپٹمبر 22 کو, اس کے بعد مختلف چیزیں آگے چلتے رہی. 1 فیبرری 2023 انکوائری نوٹس ہے ایف آئی اے کا جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کو, پھر جو ہے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کی طرف سے کال اپون نوٹس ہے, اور اس کے اندر انہوں نے جو الزامات لگائے تھے شہباز شریف صاحب پر اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے. 2 کیسز اگینسٹ جنرل امجد, 1 ان ایف آئی اے اینڈ 1 ان پولیس. یعنی ایک مکمل ایک چیز چلتی آ رہی ہے جہاں پر وہ جو ان کیسز سے بچنے کے لیے ادارے کی جو شیلڈ ہے اس کو استعمال کرتے تھے. اور مجھے ادارے کے اندر سے بھی کچھ لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ جناب کئی مرتبہ جنرل صاحب سے, اور خاص طور پر نومبر کے بعد جب جنرل عاصم منیر صاحب نے چارج سنبھالا تو ان کے ساتھ نہ صرف رابطہ کیا گیا, مور دین ونس, یعنی ایک سے زائد مرتبہ ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا. ان کو بڑے دھیمے سروں کے اندر بڑے عزت و احترام کے ساتھ یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ جناب اب ہمارا جو ہے سیاست کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے, اب ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں, ہم کسی طرح کی کوئی ایجنڈا سیٹنگ نہیں کرتے, نہ ہی ہم ایجنڈا سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو پھر آپ یہ جو ادارے کا نام ہے اس کو استعمال کرنا بند کر دیں. ہم نے جوائن کرنا ہے نون لیگ کو, پی ٹی آئی کو, آپ جوائن کریں, اوپنلی پالیٹکس کریں, ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جیسے جیسے آپ نے پالیٹکس کرنی ہے تو پھر آپ ہمارا نام نہ استعمال کریں. اور یہ بھی بتایا گیا کہ ہر ایک مرتبہ جب امجد شعیب صاحب سے رابطہ کیا گیا تو امجد شعیب صاحب نے جو متعلقہ لوگ تھے ان کو یہ یقین دہانی کرائی کہ پائن ان میں ٹھیک ہو گیا, لیکن چند عرصہ گزرنے کے بعد ہی وہ دوبارہ اپنی روش پہ واپس آ جاتے تھے کیونکہ ایجنڈاز بڑے سیٹنگ ہے. کل ایک ویڈیو میں نے کی تھی جس کے اندر میں نے آپ کو امجد شعیب صاحب کی ایک لیک آڈیو کے بارے میں بتایا گیا تھا,
वहाँ पर भी वो जिन साहब के साथ, इमरान खान साहब के स्टाफ ऑफिसर के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, वहाँ पर भी वो यही इमरान खान साहब को पैगाम पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे कि आप मेरे वीलॉग्स देख रहे हैं, मेरे वीडियो देख रहे हैं, मेरे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर चलने वाले तबसरों को आप गौर कर रहे हैं, इमरान खान साहब तक ये चीज़ पहुँच रही है, क्या वो इससे मुतमईन है? इसका मतलब ये है कि ही वॉज फुली अलाइंड विद इमरान खान साहब, और इमरान खान साहब को प्लीज़ करने के लिए, इमरान खान साहब को खुश करने के लिए वो किसी भी एक्सटेंड तक जा सकते हैं। रिसेंटली जो है शहबाज शरीफ साहब, उनके ऊपर जनरल अमजद शुएब साहब ने इल्ज़ाम आयद किया और उन पर उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक प्रोग्राम किया कि शहबाज शरीफ साहब ने इसराइली जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ कतर के दौरे के दौरान उनकी मुलाकात की, और उस मुलाकात में बहुत सारी चीज़ों को सेट किया गया। बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने वीलॉग किया, 2.5-3 लाख लोगों ने वो वीलॉग देखा, और जब उसके ऊपर जो है FIA ने कार्रवाई की, क्योंकि एक बेसलेस एलिगेशन था, तो ये माफ़ीनामा है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये अपने हाथ से लिखा जनरल अमजद शुएब ने माफ़ीनामा, और उस माफ़ीनामे के अंदर उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर जो कुछ बोला था वो कतई तौर पर झूठ था, इसका कोई लेना देना नहीं था, और मेरे इस अमल से अगर आपकी दिल आज़ारी हुई है तो मैं इस पर आपसे माज़रत खा हूँ। ना सिर्फ ये बल्कि उसके बाद उन्होंने अरशद शरीफ साहब के कत्ल का इल्ज़ाम जो है, ये पहले माफ़ी मांगी, उसके बाद अरशद शरीफ साहब के कत्ल का इल्ज़ाम मरियम नवाज़ और नासिर भट्ट पर लगा दिया। फिर साबिक जो हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उन पर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि जनाब बाजवा साहब ने कश्मीर इशू को जो है वो बेच दिया, भारत के आगे सरेंडर कर दिया, और वो जो है जो उन्होंने कश्मीर की सौदेबाजी कर ली मोदी के साथ। फिर उन्होंने जो है जनरल बाजवा और इंस्टीट्यूशंस पर इल्ज़ाम लगाया, और उसके साथ साथ मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं उनको भी इसके अंदर उन्होंने जो है वो शामिल किया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो मुसलसल जो है वो हमला आवर होते रहे हैं, लेकिन देखें हर एक चीज़ की एक हद होती है। अब ये जो फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है, इससे कुछ चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ वाज़ेह हो जाती हैं कि अब भी बहुत सारी जगहों पर, चाहे वो लोग किसी भी इदारे में मौजूद हैं, चाहे वो साबिक है चाहे वो सर्विंग है, वो इस वक्त भी प्रोजेक्ट इमरान खान को आगे बढ़ाने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जस्टिस साकिब निसार का नाम सामने आता है, बड़ा खुल के नाम आता है। ये जिक्र भी किया जाता है कि जनाब वो खुफिया तौर पर मुलाकातें करती हैं। वो काले शीशों वाली काली गाड़ी का आपको याद होगा कि मैंने 2 वीडियोज़ उसके ऊपर की थी। मैंने आपको बताया था कि ठीक उस दिन जिस दिन लाहौर हाई कोर्ट में फैसला होना था, जिस दिन इमरान खान साहब ने पेश होना था, उस दिन एक पुरअसरार मुलाकात होती है, और उस पुरअसरार मुलाकात और किसी के साथ नहीं बल्कि साकिब निसार साहब के साथ होती है। फिर जो मुलाकातें मैंने आपको ये खबर भी दी थी कि जनरल फैज़ हमीद साहब और जनरल साकिब निसार साहब मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ लोगों के साथ राब्ते में पाए गए हैं, और जो है वो कुछ ऐसी शख्सियात हैं जो अहम ओहदों पर फायज़ हैं, और उनका ताल्लुक भी इस्लामाबाद में शार दस्तूर पर मौजूद एक इमारत के साथ है, और इसका कुछ सबूत भी मुख्तलिफ़ लोगों के हाथ आ गए हैं। कहने का मतलब ये है कि ये तमाम लोग अभी भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर वो जो वर्दी है खाकी वर्दी वो उन्होंने पहनी हुई थी, और वो ये समझते हैं कि जनाब हम जो मर्ज़ी कर लेंगे, ये लोग आके हमको बचा लेंगे, हमें रेस्क्यू कर लेंगे। लेकिन अब मुझे इस बात के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। ये तमाम लोगों ने जो जिस तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं, जिस तरीके से इनके तमाम नेक्सस बेनकाब हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, बहुत सारे हक़ाइक़ हैं जो सामने आ रहे हैं। ये जो अभी चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो मुख्तलिफ़ अदालतों में चल रही हैं, इमरान खान साहब को घर बैठे ज़मानतें मिल रही हैं, तो ये बिला वजह नहीं है, इसके पीछे भी कुछ चीज़ें हैं। ये जो भी फोरेंसिक की मैंने तो आपको सिर्फ वो जो डिटेल्स हल्की सी आपको बताई हैं कि जनाब फ़लाँ के साथ राब्ते में है, फ़लाँ के साथ राब्ते में है, फ़लाँ के साथ राब्ते में है। किस तरीके से ये खिचड़ी पकाते हैं PTI वाले, उनके साथ ये जो जर्नलिस्टों का एक गैंग है जिसका मैंने आपको जिक्र किया, और उसके बाद फिर वो टॉप के ऊपर जो बैठा हुआ है गैंग ऑफ 4, ये आपस के अंदर किस तरीके से खिचड़ी पकाते हैं, और फिर ये अमजद शुएब, आदिल राजा जैसे जो लोग हैं ये इसका हिस्सा बन जाते हैं, और लोगों को
عمران خان کے ایجنڈے کے اوپر لا کر پاکستان کو عدم استحکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کب تک؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ کیا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان پاکستان سے آگے ہے؟ کیا عمران خان کا نام پاکستان ہے؟ کیا عمران خان جب تک وزیر اعظم نہیں بنے گا، یا جب تک وزیر اعظم بن چکا تھا، وزیر اعظم بننے کے بعد جو اس نے پاکستان کا حال کیا، کیا ہم مستقبل میں بھی اسی کھیل کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ انتخابات ہونے چاہیے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کیا انتخابات اس وقت مسئلے کا حل ہیں؟ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور میں کامنٹس کے اندر اس میں آپ کے ان سوالوں کے جوابات کا منتظر رہوں گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔